प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में सेट बी का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? पहला कंबाइन, दूसरा कल्टीवेटर, तीसरा सीड ड्रिल और डी नंबर पर है कुदाली। तो इसका सही उत्तर है ए कंबाइन। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल का कौन सा उत्पाद पेंट निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है? पहला बिटुमेन, दूसरा स्नेहक तेल, सी पैराफिन मोम और डी ये सभी। तो इसमें बिटुमेन का उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न तीसरा है, द्विखंड द्वारा जनन पाई जाती है। तो ए हाइड्रा में, दूसरा बी ईस्ट में, सी अमीबा में और डी मानव में। तो इसका सही उत्तर सी है अमीबा में। प्रश्न चौथा, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं? ए वायु दाब, बी वायुमंडलीय दाब, सी गुरुत्वीय दाब और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला सही है, वायुमंडलीय दाब। प्रश्न पांचवा है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तब घर्षण बल कार्य करता है। पहला एक पृष्ठ पर, बी दोनों पृष्ठों पर, सी किसी भी पृष्ठ पर नहीं और जो डी है इसमें लिखा है निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा बी दोनों पृष्ठों पर। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के अंतर्गत प्रश्न छठवां, जून से सितंबर माह तक खाली स्थान फसल की बुआई की जाती है। तो जून से सितंबर माह तक खरीफ की और उसके बाद जो अक्टूबर माह से होती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। तो इसमें खरीफ आएगा। प्रश्न सातवां, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की प्रक्रिया को प्रभाजीकरण कहते हैं। तो खाली स्थान में आप प्रभाजीकरण भर दीजिए। प्रश्न आठवां, खाली स्थान वह प्रक्रिया जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, यानी जीव जंतुओं के उत्पत्ति। तो इसके लिए बोलते हैं जनन। तो खाली स्थान में जनन आ जाएगा। प्रश्न नौवां, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को खाली स्थान कहते हैं। तो इसे हम बल कहते हैं। प्रश्न दसवां, ध्वनि की सर्वाधिक गति खाली स्थान में होती है। तो ठोस में सबसे अधिक होती है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11वां, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? तो इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं। तो ये सीड ड्रिल का उपयोग का लाभ है। प्रश्न 12वां, प्रति जैविकों का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रति जैविकों का हमें उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला, हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रति जैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। दूसरा है, सर्दी जुकाम या फ्लू में प्रति जैविक जो दवाइयाँ हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। प्रश्न 13वां, कार्बनीकरण क्या होता है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न 14 है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में किसे जलाना आसान होगा? तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है, अर्थात आग पकड़ लेती है, उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। सूखे कागज को जलाना आसान है
क्योंकि गीले कागज में जल की मात्रा होती है, उसके सूखने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ज्वलन ताप अधिक होगा। जो गीला कागज है इसलिए वह जल्दी नहीं जलेगा, सूखा कागज जल्दी जल जाएगा। अगला प्रश्न है 15, बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के जिसे हम अपकर्षण बोलते हैं या खिंचाव जिसे हम अभिकर्षण कहते हैं को बल कहते हैं। प्रश्न 16, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं हो पाता? कारण लिखिए। उत्तर है, आसुत जल में विद्युत का चालन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह विद्युत का हीन चालक, दुर्बल चालक अर्थात कुचालक होता है। क्योंकि इसमें आयनीकरण नहीं हो पाता, इसलिए विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता। प्रश्न 17, आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? तो संचरणीय रोगों को फैलने के लिए, रोकने के लिए हम छींकते या खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रख लें। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति से हम दूर रहकर बच सकते हैं। और तीसरा, भोजन को ढक कर रखें। प्रश्न 18, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दाह कहलाते हैं, और जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम ईंधन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन की प्रक्रिया होती है। अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या हैं? तो अच्छे ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमता से जलते हैं, अर्थात उनका जो ज्वलन ताप होता है सामान्य होता है। ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये जलने उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ते, और इनको रखने के लिए भी, एकत्र करने के लिए भी कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। ये भी बिंदु आप लिख सकते हैं। प्रश्न 19, मानव शुक्राणु व मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मानव शुक्राणु का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर मानव अंडाणु का चित्र नामांकित बना हुआ है। प्रश्न 20, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले हम देखें घर्षण की हानियाँ। तो घर्षण हानिकारक है, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे पेंच, बॉल बेयरिंग, टायर, जूतों के सोल आदि घिस जाते हैं। लेकिन अनिवार्य क्यों है? क्योंकि घर्षण के कारण ही हम पेन अथवा पेंसिल से लिख सकते हैं किसी भी पृष्ठ पर, चाहे शिक्षक श्यामपट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखे। सड़क और वाहनों के टायरों के बीच घर्षण के कारण ही उनकी गति कम हो सकती है, अर्थात वो रुक सकते हैं। यदि घर्षण ना हो तो गतिशील वस्तु कभी नहीं रोकी जा सकती। इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि घर्षण के कारण ही हम अपने जमीन पर हम चल पाते हैं। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हम कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक भी है और आवश्यक भी है। प्रश्न 21, चित्र से समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बाल्टी अथवा बाथ टब ले लेंगे, इसमें स्वच्छ जल भर लेंगे। अब जल में हम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक छोटी घंटी जल में लेकर के हिलाते हैं। यह ध्यान रखें कि घंटी बाल्टी या टब्स की दीवार को ना छुए। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये घंटी है जल के अंदर, पानी के अंदर। अब हम अपने कान को सावधानी पूर्वक जल की सतह पर रखते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ध्यान रखें कि जल में जो है कान में प्रवेश ना करे। घंटी को हिलाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह हमें सुनाई देती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो इस प्रकार इस चित्र में घंटी बजा करके और ये बालक कान लगा करके सुन रहा है। अगला प्रश्न है 22वां। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, बल्ब ना जलने का संभावित कारण लिखिए। तो इसमें पहला कारण तो बल्ब ही फ्यूज हो सकता है बल्ब फ्यूज हो। दूसरा, तरल कुचालक या दुर्बल हो सकता है, यानी ये जो तरल है ये कैसा है, कुचालक भी हो सकता है या दुर्बल हो सकता है। तीसरा, सेल से धारा ही प्रवाहित ना हो रही, यानी सेल ही डाउन हो।
तो इस स्थिति में भी नहीं। और अगला है परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो, अर्थात तार सही ढंग से कसे ना हो। तो ये सभी कारण हैं जिनसे बल्ब नहीं जल रहा है। प्रश्न 23 है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। तो इसके लिए हम आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जागरूकता अभियान चलाकर भी हम हरियाली बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। वन महोत्सव का आयोजन करके, जन्म दिवस, शादी आदि उत्सव पर पौधे उपहार देकर, मनुष्य को नर्सरी से मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर, आम जनता को वनों के महत्व के बारे में, पेड़ पौधों के महत्व के बारे में भी जानकारी देके हम अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो मनुष्य के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र को निर्धारित करते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र X होते हैं और पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं। युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। अनिषेचन अंडाणु में सदैव एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में X और दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो युग्मज में 2 X गुणसूत्र होंगे और उस समय मादा यानी लड़की विकसित होगी। यदि अंडाणु को निषेचन करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र हो तो युग्मज अर्थात नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं XY है तो लड़का और XX है तो लड़की। तो इस तरह ही चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। प्रश्न है 25, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे? यानी भूकंप आता है और यदि आप घर में हैं तो कैसे बचाव कर सकते हैं, और यदि आप घर के बाहर हैं तो कैसे? तो यदि आप घर के अंदर हैं तब किसी मेज यानी पलंग, मेज इत्यादि के नीचे छिप जाइए और झटकों के रुकने तक वहीं रुकिए। ऐसा क्यों? ताकि कोई अगर वस्तु गिरेगी तो वह आपके ऊपर सिर पर नहीं गिरेगी। दूसरा, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहें जो हम पर गिर सकती है, यानी उसके पास ना खड़े हों या रहें। अगला, यदि हम बिस्तर पर हैं तो उठेंगे नहीं और अपने सिर को तकिए से बचा कर रखेंगे। तो इस प्रकार आप यदि घर के अंदर हैं तो ये तरीके अपनाइए, और यदि घर के बाहर हैं तो हम भवन, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर हो जाएं। खुले स्थान की खोज करके धरती पर लेट जाएं, यानी मैदान वगैरह है तो वहाँ लेट जाइए। अगला, यदि हम किसी वाहन, कार या बस में हैं तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। प्रश्न 26, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे? अपने नेत्रों की देखभाल हेतु हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला, नेत्रों से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो हम नेत्र विशेषज्ञ अर्थात डॉक्टर से सलाह लेंगे। अगला है, हमें नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। तीसरा नंबर, बहुत अधिक और बहुत कम प्रकाश वाली जगह पर नेत्रों के लिए हानिकारक होती है। हम सूर्य या शक्तिशाली लैंप के अत्यधिक तीव्र ना जाएं। लेजर वाली जो टार्च होती है उनकी प्रकाश से भी हमें अपने नेत्रों को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, रेटिना खराब हो सकता है। हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। अगला है, हमें अपनी जो पठन सामग्री, पुस्तक वगैरह, इसे सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर ही रखना चाहिए, यानी ना बहुत अधिक पास में और ना बहुत अधिक दूर। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।